नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंडित चंद्रेश कौशिक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक अपना नया चैनल शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, जिस चैनल का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को आप लोगों में बांटना और एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्योतिष के ज्ञान को आप तक पहुँचाना है। बेसिकली मैं छोटा सा परिचय दे दूं पहले अपने बारे में आपको, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि जिससे आप नॉलेज लेने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, जो आपको नॉलेज देने जा रहा है वो व्यक्ति ऑथेंटिक है कि नहीं, और क्या आप अपना समय का कंज्यूम्ड करेंगे समय वहाँ पर तो आप उससे कुछ प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा आपको अपने बारे में। पहले आगरे का निवासी हूँ मैं। होरोस्कोप रीडिंग और पामिस्ट्री, ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। और ज्योतिष में भी अगर होरोस्कोप रीडिंग की बात करें, कुंडली की बात करें, तो मेडिकल पामिस्ट्री, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है और काफ़ी हद तक मुझे पसंद है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करना। और कुछ काफ़ी अच्छी रिसर्चेज भी हैं जो मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करी हैं। 99 से मैं इस क्षेत्र में हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में। 99 से मैंने इनफैक्ट पढ़ना शुरू किया था ज्योतिष, और उसके बाद सोशलॉजी से एमए किया। आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन किया ज्योतिष में डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से 2005 में। मास्टर डिप्लोमा जर्नलिज्म में, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में 2006 में किया। इसी के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है, जिसके आधार पे मैं एक जॉब भी करता हूँ इस क्षेत्र में। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी जॉब में ही क्योंकि बीतता है, तो ज्योतिष को समय बहुत कम दे पाते हैं। तो उसमें भी प्रेडिक्शंस का मुख्य रूप से टाइम कंजम्पशन रहता है। तो पढ़ाने की बड़ी इच्छा थी कि कुछ क्लासेस चलाएं, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। रात के समय में समय मिलता है ऑफिस से आने के बाद, तो संभव नहीं हो पाता किसी को बुलाना। तो एक विचार किया तो क्यों ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी जाएं और वो निःशुल्क करी जाएं, जिससे मैक्सिमम लोग इस ज्ञान का लाभ उठा पाएँ। कुछ अचीवमेंट्स रही हैं मेरी ज्योतिष के क्षेत्र में, जैसे एज ए पामिस्ट मैंने हस्तरेखा शास्त्र मेरा थोड़ा सा एक, क्योंकि बताया मैंने फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से। वो इसलिए भी क्योंकि हमें पढ़ाने के मौके मिले, क्योंकि हस्तरेखा के ट्यूटर बहुत कम होते हैं। इनफैक्ट हस्तरेखा का बहुत गंभीर ज्ञान रखने वाले इनफैक्ट बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि हमने थोड़ा विशेष ध्यान शुरू से पामिस्ट्री पे दिया, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया भी है इसको, ज्योतिष को, 2005, 6, 7 से 10 तक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो रिसर्च का हमने स्थापना करी थी 3 मित्रों ने मिलकर। आज वृंदावन में वो बहुत अच्छे सुंदर ढंग से श्री दुर्गेश शर्मा जी चला रहे हैं। श्री अमित अग्रवाल जी उसमें हमारे साथ थे। तो हम 3 लोगों ने शुरुआत की थी। किन्हीं कारणवश मैं और अमित जी थोड़ा अपने बिजनेस पर्सनली किया हम लोगों ने, तो उसमें व्यस्त हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी हम श्री दुर्गेश शर्मा जी को दे के आए। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसको चला रहे हैं इंस्टीट्यूट को, जिसमें वृंदावन में चल रहा है ये इंस्टीट्यूट हमारा।
और वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग एनालिसिस, पामिस्ट्री एंड टैरो कार्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते आए हैं शुरू से, और कोशिश करूँगा मैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर सफल हो गई तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। होरोस्कोप रीडिंग में ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की तरफ से हमने ताज महोत्सव में भी पार्टिसिपेट किया 2006 में। सन्मति एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में आगरा में है, तो उस समय हमने 2007 to 10 इसमें पामिस्ट्री पढ़ाई, पामिस्ट्री एंड होरोस्कोप। एक अपनी वेबसाइट या एक संस्था भी है मेरी, हिंदुस्तान एस्ट्रो रिसर्च के नाम से। काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स रही हैं, लेकिन थोड़ा साइड में ज़्यादा चला है, क्योंकि मूल समय का थोड़ा सा अभाव रहा है। तो आज भी थोड़ा सा धीरे धीरे हम ये चाहते हैं कि बेसिकली आप तक ज्ञान पहुंच पाए हमारा। हमने एक लाल किताब के नाम से एक एपिक है, जिसको कि मैंने ऑथर रहा हूँ उसका, 2013 में पब्लिश हुई थी पुस्तक महल पब्लिकेशंस के माध्यम से, और एक बहुत अच्छे लेवल पे ये चली है। प्रैक्टिकल पामिस्ट्री एक हिंदी में पुस्तक थी मेरी 2016 में, 13 में वो पब्लिश हुई थी, और 2016 में वो काफ़ी अच्छी मूव हुई, पाठकों ने पसंद किया दोनों पुस्तकों को। तो बेसिकली थोड़ा पढ़ाने पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है, मैक्सिमम लोगों तक ज्ञान पहुंचाने का उद्देश्य रहा है। 2006 में एक मैगज़ीन आती है फ्यूचर समाचार, जिसमें कि एक क्विज़ कंपटीशन था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ होल्डर था मैं उस मैगज़ीन में। 2006 अप्रॉक्सी बात है। ये मेरी पुस्तकें हैं दो, लाल किताब और हस्तरेखा विज्ञान। लाल किताब पुस्तक महल पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली एंड हस्तरेखा विज्ञान यूनिकॉर्न पब्लिकेशंस के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं। ये मेरे बारे में थोड़ा सूक्ष्म परिचय था, जिससे कि आपको अवगत करा सकूं कि बेसिकली जो YouTube चैनल आप देखने जा रहे हैं या फिर जिन चीज़ों को आप फॉलो करने जा रहे हैं, तो वो इनफैक्ट ऑथेंटिक होंगी। कुछ एक दो वीडियो मैंने पहले भी डाले थे YouTube पर, बट सम प्रॉब्लम वाज देयर बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू क्रिएट एनी YouTube channel videos. That's why some problems was there, that's why I have to delete them. Doesn't matter, but I think most of the problem has been solved out now. मैक्सिमम अब मुझे लगता है कि शायद अब जो भी वीडियोस आएंगे वो प्रॉपर आएंगे, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। तो उम्मीद है कि अब कोई डिलीट ना करना पड़े, इसलिए ये, क्योंकि अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, तो ये फर्स्ट ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं थोड़ी सी पहले होरोस्कोप के बारे में, क्योंकि हम होरोस्कोप रीडिंग की क्लासेस देने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष, तो वैदिक ज्योतिष बेसिकली हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं या फिर हमारे रॉ मटेरियल होता है, वो 3 तरह के रॉ मटेरियल हमारे पास हैं एक कुंडली बनाने के लिए। पहला डेट ऑफ बर्थ, सेकंड टाइम ऑफ बर्थ एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। जब भी ये 3 चीज़ें होती हैं, तो आजकल तो कंप्यूटर के माध्यम से हम बना लेते हैं, लेकिन फिर भी गणित आना ज़रूरी है। आगे आपको
जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी या फिर जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम एक सिस्टमेटिक क्लासेस से हटके दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि पहले दर्शकों का या स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, है ना। जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना तो फिर आप जिज्ञासा होती है तो नई चीज़ें जानने की एक की तरफ एक ग्रेस्पिंग अच्छी हो जाती है। अदरवाइज़ कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर हम अभी टॉपिक्स उठाएंगे गणित से रिलेटेड या सिद्धांत ज्योतिष से रिलेटेड, तो आई थिंक वो आप उतना अच्छे से ना पकड़ पाएँ अभी इस इनिशियल लेवल पे। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द बिगनर्स बट द जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि वो ये वीडियो देखें, जिससे कि कुछ नई चीज़ें उन्हें जानने को मिले। तो बीच बीच में हम चर्चा करेंगे कुछ गूढ़ बातों की भी, कुछ गूढ़ सिद्धांतों की भी, कुछ ऐसे इन्वेंटेड रूल्स जो हमने इतने 23 साल के अनुभव के बाद हमें मिले हैं। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं वो कम से कम शेयर कर सकूं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर सकूं। हालांकि रिटन है वो, लेकिन एक पब्लिकेशंस का एक इच्छा थी। तो क्योंकि अब पुस्तकें लिखने का भी इतना समय नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है कि अगर मीडिया के माध्यम से हम पहुंचा पाएँ तो कम से कम एक हमारा भी एक पर्सनली डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा, जो मेरी एक बड़ी मन की इच्छा थी। बात कर रहे थे हम रॉ मटेरियल की। जब कुंडली का निर्माण होता है तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जब ये तीनों चीज़ें हम फीड करते हैं तो ये कुंडली बन के आती है, जो कि इस समय आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये है लग्न कुंडली, है ना। अलग अलग तरह की और भी कुंडली होती है, बाद में चर्चा करेंगे जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा। ये बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको कि इसमें ये जो आकृति है 12 खानों की, ये बेसिकली इसमें ये फिलअप्ड जो है ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखिए, पहला होता है भाव, दूसरी होती है राशि और तीसरे होते हैं ग्रह। ये फर्स्ट हाउस, एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं उसको। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। ये 12 भाव होते हैं और इनमें 12 ही राशियाँ होती हैं। तो भाव स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, जो अपनी जगह पे किसी भी कुंडली लेंगे फर्स्ट हाउस यही होगा, प्रथम भाव यही होगा, लग्न यही होगी, है ना, सेकंड हाउस यही होगा। लेकिन राशियाँ कुछ भी हो सकती हैं। राशि जैसे हम देखें कि यहाँ पे 4th नंबर लिखा हुआ है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ राशि, है ना। ये राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली कर्क राशि का सिंबल होता है 4th नंबर, है ना। अभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। वो राशि होती हैं। राशि परिवर्तनशील होती है, किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। तो यहाँ पे इस समय ये कर्क राशि है, तो ऐसे ही 12 राशियाँ होती हैं। मेष राशि 1 नंबर, मेष से शुरू करते हैं 12 तक। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। भाव याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है कि फर्स्ट हाउस यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे। जो लग्न लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण भाव होता है और यहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं। कह सकते हैं ये केंद्र होता है ना, सेंटर होता है एक होरोस्कोप का। राशियाँ होती हैं मेष, वृष, मिथुन। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला,
8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन, है ना। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। ये आपको रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो एक बार रिपीट करते चले जाएंगे तो ये कंठस्थ होती चली जाएगी आपको। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है ग्रह। कैलेंडर्स के हिसाब से होते हैं ग्रह। टोटल 9 ग्रह से हमने प्रेडिक्शंस करते हैं। सूर्य चंद्र मंगल, बुध गुरु शुक्र और शनि, 7 ग्रह। तो ये मुख्य ग्रह हो गए। 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु एंड केतु, है ना। महत्वपूर्ण रोल होता है, हालांकि हम छाया ग्रह कहते हैं लेकिन राहु और केतु का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, रोल होता है कुंडली के अंदर। तो ये 9 ग्रह होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि 12 भाव, 12 राशियाँ और 9 ग्रह, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शंस बनते हैं। जो भी हमें फलादेश करना होता है, कोई भी हमें प्रेडिक्ट करना होता है, कुछ भी कहना होता है किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, भाव, राशि और ग्रह। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी प्रेडिक्शंस क्रिएट होते हैं। देखिए, एक सिंपल भाषा में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जितनी भी हम ये सब बात कर रहे हैं ना, ये भाव होते हैं, ये राशि होती है, कुछ काल्पनिक नहीं है ना, सब कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटर से मीन हो गया जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि और विद्वान रहे हैं, उन्होंने एक इन्वेंशन किया। इन्वेंशन करने के बाद उनको सरलतम भाषा में उन्होंने या सरलतम माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया। इन्वेंशन क्या था? इन्वेंशन था जो हमारी गैलेक्सी में जो ग्रहों का मूवमेंट है, जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करना। आजकल तो बहुत टेलीस्कोप वगैरह बहुत सारे साधन हैं एस्ट्रोनॉमर्स के पास, बट वो कह नहीं सकते किस आधार पे उन्होंने बताया। हो सकता है उस समय उनके पास इक्विपमेंट इससे भी ज़्यादा पावरफुल रहे हों जो हम एस्ट्रोनॉमर आज के एस्ट्रोनॉमर्स के पास है। बट उन्होंने कैलकुलेट करने के बाद पूरे गैलेक्सी को पूरे उन्होंने 360 डिग्री का एक सर्किल माना, क्योंकि जो सर्किल वृत्त कितने का होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री के वृत्त के रूप में उन्होंने गैलेक्सी को कैलकुलेट किया, ड्रॉ किया। उसमें हर पूरी गैलेक्सी को उन्होंने 12 भागों में विभाजित किया, है ना। 12 भागों में विभाजित किया, उसको उन्होंने बोला भाव। दूसरा उन्होंने एक काम और किया कि अगेन इसको 12 राशियों में विभाजित किया, है ना। 12 भागों में विभाजित किया अगेन उसी गैलेक्सी को, तो उसका नाम उन्होंने दिया राशि। एक्चुअली क्या है कि जब हम ऐसा क्यों किया? जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष करते हैं, है ना। जैसे हम एक जनरल बात करते हैं, जैसे कि आपको कोई अस्थाई या स्थाई कोई निर्माण करना है, कोई भवन निर्माण करना है, तो पहले तो आपको खाली जगह मिलेगी, है ना, प्लेन एरिया मिलेगा, फिर उस पर आपकी फाउंडेशन होगी, उसके बाद ऊपर वो बिल्डिंग बनेगी। तो 360 डिग्री पूरी लग्न को, ये जो लग्न है जन्म कुंडली, है ना, ये 360 डिग्री के एरिया है। इसमें डिवाइड किया गया भागों में, प्लॉटिंग की गई बेसिकली, है ना। इसको प्लॉटिंग की गई, इसको अलग अलग नाम दिए गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी। जैसे
प्लॉट नंबर देते हैं, प्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो खाली लैंड 360 डिग्री के जो बेस तैयार हुआ और इसमें जो प्लॉटिंग की गई वो प्लॉटिंग की गई प्रथम भाव द्वितीय भाव नाम करके, है ना। तो ये प्लॉटिंग हो गई, है ना। अब इसमें प्लॉट नंबर के बाद किस व्यक्ति ने उसमें निवास किया या किस व्यक्ति ने उसको मालिकाना हक है, किस व्यक्ति का, बेसिकली ये कह सकते हैं किस व्यक्ति का मालिकाना हक है, उसको हम राशि का नाम दे दिया गया, है ना। वो चेंज हो सकती है कि मालिकाना हक तो चेंज हो सकता है ना। आज मोहन ने लिया तो कल सोहन ने ले लिया, परसों पंकज ने ले लिया, 4 दिन बाद किसी इमरान ने ले लिया, फिर 5वें दिन किसी जॉर्ज ने ले लिया। तो कोई भी ले सकता है ना। तो ये एक तरह से जो भाव हैं, भाव फिक्स हैं और राशियां मूवेबल हैं। अच्छा, चेंज कैसे होंगे, ये मालिकाना हक चेंज कैसे होगा? वो होगा इससे, है ना। 12 राशियां ये जब जैसे जैसे इसका टाइम चेंज होता चला जाएगा, जैसे 24 घंटे में ये लगभग 12 राशियां मूव हो जाती हैं। तो जैसे जैसे हमने 27/11/2022 को 22:21 की एक जन्मपत्री का निर्माण किया, जिसमें कि हमारी लग्न आई कर्क, है ना। अगर 2 घंटे बनाएंगे तो वो आएगी सिंह, फिर आएगी कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन। इस टाइप से ये चेंज होती चली जाएंगी, लगभग 1.5-2 घंटे के अंतराल पे ये चेंज हो जाएंगे। तो लेकिन प्रथम भाव यही रहेगा, राशि मूवेबल रहेंगी, चेंज हो जाएगी। तो 360 डिग्री के बेस पे 12 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें कि ये 12 राशियां स्थापित की गई। अब मेन जो इतना सब कुछ किया क्यों गया, है ना, ये सब जो तैयार किया जा रहा है, ये किसी उद्देश्य से तैयार किया जा रहा था। ये उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट का पता करना, एग्जैक्ट पोजीशन का पता करना। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा हम तो मेरठ में रहते हैं, है ना। तो लेकिन मेरठ से आपके, अगर मैं मेरठ जाता हूँ तो मैं पर्टिकुलर आपको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है ना, है ना। तो आपको कहना पड़ेगा मैं मेरठ में कमला नगर एरिया में रहता हूँ। कमला नगर एरिया में भी अगर आप बताएं कि मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, सी ब्लॉक में भी अगर आप बताएं 66 नंबर में रहता हूँ, है ना। तो एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस होती चली जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस करना उद्देश्य रहा ग्रहों की। अब ये एड्रेस कैसे हो पाई? एड्रेस ऐसे कर पाए, जैसे हम मंगल की बात करते हैं, मंगल वृष राशि, अब पूरी हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी में एग्जैक्ट एड्रेसिंग मंगल की 27/11/2022 को 22:21 पे कहाँ पर है। तो आप ये समझिए कि मंगल की प्रॉपर जो एड्रेसिंग है वो वृष राशि में है ना। जो हमारी गैलेक्सी है उसको 12 भागों में विभाजित किया, 12 भागों में विभाजित करके जो पर्टिकुलर वृष राशि में जो एरिया था, वृष राशि का मतलब हो गया 30 अंश, एक भाव लगभग 30 अंश का, है ना। ऐसी एक राशि भी जो होती है वो 30 अंश की होती है। तो 30 अंश में ये 25 अंश चल चुका है। इसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है इस 30 अंश में भी ये 25 अंश चल चुका है, 25.55, है ना। ये इसके अंश हैं मंगल के, है ना। तो लगभग 4.5 डिग्री और चलने के बाद ये मिथुन राशि में पहुंच जाएगा। वो एक अलग बात है, वो कितना समय लेगा इसको चलने में, लेकिन अभी जो इसकी एड्रेसिंग है वो वृष राशि में बॉर्डर पर
पहुंच चुका है, जो मिथुन राशि की ओर अग्रसर हो रहा है ना। तो एग्जैक्ट जैसे गूगल मैप हम देखते हैं ना, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि उस एरिया में वो मूव कर रहा है। तो जब हम इतना कैलकुलेट कर पाते हैं तो ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट हमको पता चल जाती है। अच्छा, मूवमेंट पता करना है। अब होरोस्कोप जो क्रिएट हुई वो कैसे हुई, ग्रहों की एग्जैक्ट पोजीशन। अच्छा, व्यक्ति पे कैसे इफेक्ट डालती है, क्योंकि जिस समय इस व्यक्ति ने जन्म लिया उस समय ग्रहों का मूवमेंट इस टाइप से था। तो इट मीन्स कि उस पे प्रभाव डालने वाला जो ग्रह था, सबके अपने अपने कंफर्ट होता है ना। हम आपके घर पे जाएं अलग कंफर्ट होगा, हम किसी और के घर पे जाएं अलग कंफर्ट होगा, तीसरे के घर जाए तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल होगा, है ना। तो ऐसे ही ग्रहों का भी है। तो किस राशि में बैठ के वो कंफर्ट फील करते हैं, किस राशि पे बैठ के वो अनकंफर्ट फील करते हैं, उसके आधार पे वो उस व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, है ना। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हम प्रेडिक्शन क्रिएट करते हैं। बहुत सूक्ष्म आई थिंक होता जा रहा है, शायद कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर भी जा रही होंगी इस समय, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि कैसे वर्क कैसे करती है कुंडली, है ना। कुंडली क्यों सीखें, है ना, रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका। तो बेसिकली बस इतना ही है अभी हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझेंगे, प्रयास करेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस इनिशियल लेवल पे इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो थोड़ा सा बस एक बेसिक जानकारी मैंने दी। इसी तरह से सभी ग्रहों का रहेगा। किसी की कुंडली उठाइए, उसमें आप ये समझ लीजिए कि किस राशि पे इतने अंश ये चल चुका है, इतने अंश बाकी है इसका चलना, है ना। सब पे कैलकुलेशन दी हुई है। कुछ डिटेल्स और भी कहीं भी और भी दी होती है। अगर किसी होरोस्कोप का अगर आप देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पर मिल जाए डिग्रीज, आपको इस जगह भी मिल सकते हैं जहाँ पे ग्रह स्थिति लिखा होता है। तो मंगल की जो ग्रह स्थिति है 55 अंश 25 अंश 55 कला का हो गया, है ना। ये चंद्रमा का 2 अंश 37 कला का हो गया। तो ऐसे ही सब में एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती चली जाती है। आगे जब हम बात करेंगे तो बहुत सूक्ष्मता वाली बात क्या होती है कि अभी हम 12 राशियों में 360 डिग्री पूरी गैलेक्सी को 12 भागों में विभाजित किया। हम दूसरी एक जब माइन्यूट और कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये जानेंगे कि 27 भागों में फिर अगेन विभाजित किया। 360 डिग्री को 27 भागों में विभाजित किया, जिसको कि हमने नक्षत्र की संज्ञा दी। हमारे स्कॉलर्स ने नक्षत्र की संज्ञा दी, तो 27 नक्षत्रों में विभाजित किया। तो जैसे एड्रेसिंग राशियों की रही, भावों की रही, भावों में बांटने के बाद बेसिकली राशियों की रही, क्योंकि राशि ज़्यादा मैटर करती हैं। एड्रेसिंग जो होती है वो राशियों से होती है कि किस राशि में उसका मूवमेंट चल रहा है पर्टिकुलर ग्रह का। ऐसे ही जब नक्षत्र 27 नक्षत्र की हम बात करेंगे, आगे जाके जब अपडेट किया इन्होंने, वर्जन अपना अपडेट किया ऋषि मुनियों ने, तो उसको 27 नक्षत्रों में विभाजित किया। 27 नक्षत्रों में विभाजित करके 360 डिग्री को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया, तो 13 अंश और 20 कला, है ना, लगभग 13 अंश 30 या 33 कला का लगभग एक नक्षत्र के की कैलकुलेशंस आई और 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया। फिर देखिए ऑड माइन्यूट चलते हैं, तो ऑड माइन्यूट चल देंगे तो फिर 27 नक्षत्रों की जगह पे एक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया, जिसको कि नक्षत्र चरण कहा गया, है ना। और उसको नक्षत्र चरण कहने के बाद 27 को जब 4 भागों में डिवाइड किया गया तो 108 भागों में विभाजित हो गया 360 डिग्री। ये पूरी जो गैलेक्सी है उसको 108 भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चंद्रमा लेते हैं, यहाँ पर आप देख पाएँ तो यहाँ पर अंश लिखे हुए हैं, है ना। चंद्रमा 2 अंश 37 कला मकर राशि में है ना, मकर राशि में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का द्वितीय चरण है। तो
तो उत्तराषाढ़ा का मतलब ये डिवाइडेड है, ये कैलकुलेटेड है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पहली बात तो 27 भागों में विभाजित की कैलकुलेशन ये आ गई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य का नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। और फिर इसको और कैलकुलेट किया तो द्वितीय चरण में, तो ऑलरेडी क्या हो गया कि 108 भागों में विभाजित हो गया, है ना। जब हम केपी पद्धति वगैरह पढ़ेंगे तो इसको भी लॉर्ड और सब लॉर्ड में भी विभाजित किया जाएगा, है ना, सब टू सब लॉर्ड में विभाजित किया जाएगा, तो और माइन्यूट होता चला जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना माइन्यूट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं या कितनी माइन्यूट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, है ना। सहूलियत सारी है ना, डिपेंड आप पे करता है आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, आप एक कुंडली को कितना समय दे सकते हैं, आप किसी कुंडली को कितना पकड़ पाते हैं, है ना। अगर आप पकड़ पाते हैं तो आप बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन भी कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए प्रिडिक्शंस अभी कुछ समय पहले था, ये घटना घटित हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, है ना। तो एक्सीडेंट कुंडली देख के ये बताना कि एक्सीडेंट आपका एक्सीडेंट हुआ, एक बात हो गई, है ना। फिर दूसरी बात क्या हुई कि इस बात को इस तरह से बताना है कि एक्सीडेंट हुआ आपका जानवर से एक्सीडेंट हुआ, है ना, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात और माइन्यूट कैलकुलेशन करते हैं तो बोलते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ, गाय से एक्सीडेंट हुआ या किसी जानवर से एक्सीडेंट हुआ और आपके पैर में चोट लगी या पैर में फ्रैक्चर हुआ पैर में, है ना। और माइन्यूट कहते हैं कि राइट पैर में आपका फ्रैक्चर हुआ और जिसमें कि बाद में रॉड डालनी पड़ी, है ना। तो ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है कि पैर में रॉड डालनी पड़ी। इवन ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये रॉड निकलेगी या नहीं निकलेगी, और निकलेगी तो कितने दिन बाद निकलेगी, है ना। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना उसको समय देते हैं, कितना आप दिमाग मारते हैं, कितनी आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितना आप समझने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल एक अभी आज क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास थी तो केवल एक छोटी सी बात की जो एक जिज्ञासा रहती है, क्योंकि जिज्ञासा शुरू यहीं से होती है कि हमने किसी के होरोस्कोप पे नज़र डाली या अपनी होरोस्कोप पे नज़र डाली, तो जिज्ञासा रहती है कि ये 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्या है, राहु इधर बैठा है केतु इधर बैठा है, ये क्या है ना। चलिए एक होमवर्क आपको अभी दे देते हैं, थोड़ा सा होमवर्क आपको करना चाहिए अभी इस लेवल पे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपको समझने में आसानी रहेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये भाव हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव हैं जिनकी की प्लेसमेंट हमेशा फिक्स रहेगी, है ना। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रथम भाव है ना, केंद्र यही रहेगा, आधार यही रहेगा, जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो यहीं से करेंगे। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे भाव के नाम या और स्थान इसलिए लिखा गया क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये वाला खाना जब भी हम देखेंगे तो ये नवम भाव ही होगा, ये जब हम देखेंगे तो ये दशम भाव ही होगा। अगर नेक्स्ट आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ये भाव देखते ही आपको 4th हाउस क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो इसी टाइप से एक भावों के नाम हो गए, ये हो गए राशियों के नाम, राशियों के अंक और उनके नाम। अंक शब्द इसलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। इसमें राशियों के अंक शब्द इसलिए लिखा गया क्योंकि जहाँ भी हम देखेंगे ना तो हमें अंक दिखाई देंगे, नाम हमें खुद क्लिक करना है दिमाग में कि 1 नंबर मतलब मेष राशि, 2 नंबर मतलब वृष राशि, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, कर्क मतलब 4 5 6 7 इसी तरह से, है ना। 8 नंबर वृश्चिक राशि, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई सी भी राशि हो सकती है, हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। लास्ट जो आपने होरोस्कोप देखी थी उसमें कर्क राशि लग्न में थी,
तो ये दो चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ और एक समझ लीजिएगा, ग्रहों के नाम, है ना, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, है ना। ये आज के लिए आपके कुछ मटेरियल ऐसा तैयार हो गया जिसको कि आप याद भी करना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, उसमें आप कलेक्ट करते रहिएगा। समय समय पे मैं आपको इसका जो लिटरेचर है वो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे इसी टाइप से छोटा छोटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी और डिटेल में जानेंगे भाव के बारे में, कि बेसिकली भाव को हम कैसे किस भाव से क्या चीज़ देखेंगे। ठीक है, शुभ रात्रि।